डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सॉल्यूशन में। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपोर्टेड फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की मौसमी पवन कहलाती है। देखिए, पवन तीन प्रकार का होता है। पहला अस्थाई पवन, दूसरा अस्थाई पवन जिसे मौसमी पवन कहते हैं, और तीसरा लोकल स्थानीय पवन। दक्षिणी पूर्वी एशिया की मौसमी पवन को मानसूनी पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी पवन। मानसूनी पवन को दो भागों में बांटा गया है। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवन का विस्तारित रूप है। हालांकि इस मानसून से प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में और कोरोमंडल तट पर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है एवं राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन अलग अलग है। प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में वृष्टि छाया के कारण वर्षा नहीं होती है, और दूसरा कोरोमंडल तट पर जो पूर्वी घाट पर्वतमाला का समानांतर स्थित होना, और तीसरा राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अरावली पर्वत का समानांतर स्थित होना। तो क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मानसूनी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है, मैं इसे आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को रवि उच्च उपसौर जिसे अंग्रेजी में एपीहेलियन कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। लेकिन न्यूनतम दूरी को रवि निम्न अपसौर जिसे अंग्रेजी में पेरीहेलियन कहते हैं, जो 3 जनवरी को होता है। तो इसका सर्वाधिक जो दूरी है वो रवि उच्च के दौरान होता है और न्यूनतम दूरी रवि नीच के दौरान होता है। तो इसे आप याद करने के लिए ऊंचा और नीचा से आप इसे संकेत कर सकते हैं। अगर सर्वाधिक दूरी पूछे तो रवि ऊंच यानी कि ऊंचा होगा, और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो रवि नीच नीचा होगा। ठीक है। लेकिन इसकी औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इकाई कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AU। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? AU। तो आंसर तो निकल गया होगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन, रवि उच्च के दौरान। इसके बाद जो आपके ऑप्शन में है, देखिए, साल में 2 दिन सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होती है। जब सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के ऊपर होगा तो पूरे पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होगा, और दिन एवं रात बराबर होने की घटना को विषुव या इक्विनोक्स कहा जाता है, जो होता है 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को। 21 मार्च की घटना को कहते हैं बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनोक्स, और 22 या 23 सितंबर की घटना को कहते हैं शरद विषुव, ऑटोनोमस इक्विनोक्स। इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा। अब यही पर जो है, इसके बाद सूर्य की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर चलता है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद आया जून। 21 जून को सूर्य की स्थिति ठीक कर्क रेखा के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? कर्क रेखा के ऊपर, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा और दिन छोटा होता है। इस घटना को समर सोलिस्टिक कर्क संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति। आपके ऑप्शन में भी है। इसके बाद 21 जून के बाद नीचे की ओर आया सूर्य। जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहाँ आ गया सूर्य? विषुवत रेखा के ठीक ऊपर। पूरे ग्लोब पर दिन रात बराबर हुआ, और दिन रात बराबर की घटना को विषुव या इक्विनोक्स कहा गया। 22 या 23 सितंबर की दिन रात बराबर की घटना को शरद विषुव या ऑटोनोमस इक्विनोक्स कहा जाता है। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आया, और 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है 22 दिसंबर को? मकर रेखा के ऊपर, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उसी दिन को क्या होता है? दिन छोटा और रात बड़ा होता है। इस घटना को विंटर सोलेस्टिक कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है, जो आपके ऑप्शन में भी है। तो चारों का चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रवि उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा में समय ग्रीनविच मध्य से 2 घंटे आगे है, काहिरा की स्थिति क्या होगी? तो मान लिया जाए ग्रीनविच 0 डिग्री, 0 डिग्री से पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। लेकिन यदि पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। कितने पर कितना? तो 15 डिग्री देशांतर पर -1 घंटा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 डिग्री से कितना घंटा आगे है, तो 2 घंटा आगे है। यदि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 2 में कितना होगा, 15 × 2 बराबर 30 डिग्री। मतलब काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 30 डिग्री पूर्व पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंटार्कटिका में अस्थायी केंद्र दक्षिण गंगोत्री पर सूर्यास्त प्रारंभ होता है, तो मध्य मार्च से, क्योंकि यहीं से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। अभी अभी मैंने आपको समझाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मार्च के मध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्यों? क्योंकि इसे ध्यान से समझेंगे, हमारे संविधान में, मूल संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका में ना तो समाजवादी शब्द था और ना ही धर्मनिरपेक्ष था और ना ही एकता और अखंडता था। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ या धर्मनिरपेक्ष और तीसरा एकता एवं अखंडता। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो सभी धर्म को समान संरक्षण प्रदान करना। आपके ऑप्शन में है सभी धर्मों का समान संरक्षण प्रदान करना, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या पाश्चियन हो, सभी धर्म के प्रति हमारा संविधान प्रोटेक्शन देती है। दूसरा है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तीसरा है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, ये भी सही है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। इसका मतलब सबका सब सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही नहीं है? इसमें नहीं है, इसका मतलब 4 में 1 गलत होगा। तो देखिए, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, इसे ही कहते हैं मौलिक अधिकार, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार की व्यवस्था भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार था, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, उसे रिजेक्ट करके, हटा करके अनुच्छेद 300 के क के तहत विधि का अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मूल संविधान की संख्या 6 है। मूल अधिकार देश के नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मान्यता दिया जाता है। कुछ अपवाद है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30। एक बार फिर से बोलेंगे, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। बाकी शेष भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है। देखिए, मूल अधिकार पर केवल संसद युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसका मतलब मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है। मूल अधिकार असीमित नहीं है बल्कि सीमित है, लेकिन इसे सीमित कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। एक सवाल और यहाँ पे बना कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी शेष सभी मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। अब आपके ऑप्शन में चलें, ए ऑप्शन में है वे सामान्य कानून से ऊपर होते हैं, बिल्कुल सही है। वे निरपेक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत है। ये निरपेक्ष नहीं होते हैं क्योंकि ये सापेक्ष होते हैं। इसे समय समय पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है संसद के द्वारा। ये वाद योग्य होते हैं, बिल्कुल सही है, ये वाद योग्य होते हैं। इसकी संख्या 6 है। यदि था रहता तब क्या होता, गलत हो जाता, क्योंकि मूल संविधान में जो था 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 6 है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि के सुविख्यात नाम है, किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ? देखिए, प्राचीन भारत इतिहास में पहला व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि है, और इसका शुंग काल में ही इस पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टिप्पणी के रूप में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था। तो दोनों का काल किससे है, शुंग वंश से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय मामलों में उलेमाओं के प्रभुत्व और चुनौती देने वाला प्रथम मुस्लिक शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिन्होंने राजस्व में सुधार किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अल्पकालिक सरकार को निम्नलिखित में से किस देश ने मान्यता नहीं दी थी? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 1940 में त्रिपुरी संकट में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे,
तब उसके पश्चात कुछ ही दिनों में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 अप्रैल 1939 में किए थे। उसके बाद भड़काऊ भाषण देने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन खराब अवस्था के कारण उन्हें जेल से रिहा करके कलकत्ता के एल्गॉन रोड पर उनके ही निजी आवास में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन वो भेष बनाकर भाग निकले वहाँ से, अफ़गान का भेष बनाकर अफ़गानिस्तान, जर्मनी, इटली होते हुए कहाँ पहुँचे? जापान, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई रास बिहारी बोस से। नोट घोष, बोस। रास बिहारी घोष तो 1907 का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये बोस हैं, दोनों बोस हैं, याद ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ क्या हुआ, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का पूर्ण गठन 1945 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। तो जाहिर सी बात है कि सुभाष चंद्र बोस को जापान सपोर्ट किया था ही, इटली सपोर्ट किया ही था, जर्मनी सपोर्ट किया ही था, अफ़गान सपोर्ट किया ही था, लेकिन सपोर्ट कौन नहीं किया था? तो ये चाइना जो है सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि यह धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था, अमेरिका को साथ दे रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो कौन सपोर्ट नहीं किया था? चीन। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली अधिपत्य वाले भारतीय भूभाग का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा को छीना था और गोवा को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख राजधानी बना दिया। आज़ादी के बाद भी 1961 ईस्वी तक गोवा पुर्तगाली के अधीन रहा, जो गोवा मुक्ति अभियान के दौरान गोवा को आज़ाद कर दिया गया। अब इसमें जो है सारा का सारा जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली विदेशी यात्री बना, जो 17 मई 1458 को केरल के मलाबार तट पर आया था। लेकिन भारत खोजने का पहला प्रयास बार्थोलोम्यो डियास को जाता है। पहला प्रयास किसने किया था? बार्थोलोम्यो डियास, जिसने भारत की जगह साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को खोजा था, जिसे आशा का आंतरिक द्वीप कहा गया। और इसमें जो अल्मोडा जो है वो 1505 ईस्वी में पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फ्रांसोसो डी अल्मोडा आया, लेकिन अल्मोडा को भारतीय व्यापार में मन नहीं लगा, तो उसने क्या अपनाया? ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मोडा किससे संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय निम्नलिखित के समकालीन था। तो किसके समकालीन थे कृष्णदेव राय? केडीआर से दो क्वेश्चन निकलता है कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा, जो तुलुक वंश से थे। इनके दरबार में 8 तेलुगु भाषा के कवियों का संघ था, जिसे अष्टदिग्गज कहा गया। क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। और इन्हीं के काल में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो किसके? बाबर के। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो वे गांव के जितने भी वयस्क हैं वो सभी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का 5 वर्षीय कार्यकाल उस तिथि से प्रारंभ होती है या आरंभ होती है जिस तिथि को वो शपथ लेते हैं या शपथ लेंगे, कार्यभार संभालेंगे। शपथ लेने की घटना को ही कहते हैं कार्यभार संभालना। और कार्यभार की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल से पहले भी वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, 5 कंडीशन से। कितने कंडीशन से? 5 कंडीशन से वो खाली कर सकते हैं, जैसे त्यागपत्र, महाभियोग, अवैध निर्वाचन या अस्थायी अपंगता या अकाल मृत्यु। इस 5 कंडीशन में वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। यदि वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, वह कार्यभार ग्रहण करते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश का सबसे प्रमुख व्यवसाय है। देखिए, जब भी टुंड्रा प्रदेश होगा तो बर्फीला प्रदेश, और बर्फीला प्रदेश में निवास करने वाला जनजाति है एस्किमो। एस्किमो एक आंखें टक जनजाति है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होगा तो वहाँ तो खेती बाड़ी होगा नहीं, इसलिए वो शिकार पर निर्भर रहता है। और एस्किमो जनजाति अर्धचंद्राकार घर में निवास करते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। वो आंखें टक शिकारी है, वो शिकार का ही उसका व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से शहर में सूर्यास्त सबसे अंत में होता है? देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, अतः सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। और जैसलमेर में सूर्योदय सबसे पहले होता है, सबसे बाद में होता है, तो सूर्यास्त भी सबसे बाद में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला द्वारा बनी व्यवस्था प्राकृतिक जल को सिंधु व गंगा नदी में बांटती है? यहाँ पर समझेंगे, अहमदाबाद से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी का फैलाव है। अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत का जल विभाजक कहा जाता है, क्योंकि यह पर्वत सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच तक विभाजन करती है। अरावली पर्वत के पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ अपना जल यमुना नदी में गिराती है, और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में गिराती है, और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जबकि अरावली पर्वत के पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ या तो अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिराती है, या अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा देश में आपातकाल घोषित किया गया है? तो 3 बार। पहला 1962 में इंडो चाइना वार के समय, और दूसरा 1971 में बांग्लादेशी संकट के समय, और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए। तो कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आंत, टाइफाइड और हैजा पानी के द्वारा होता है। टाइफाइड को कहते हैं आंत की बुखार या मोती झर्रा, जो सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो शनि के पास है। कितना है शनि के पास? 82, 82 है। जैसे टाइटन, रिया, डियॉन, या पेस्ट, फोबे, ईटीसी, ये सभी को याद कर लीजिएगा। और बृहस्पति के पास 79 है, जैसे गैलीमेट, आईओ, जिसे हिंदी में आयो कहते हैं, यूरोपा, क्लियोस्टो, ईटीसी। और अरुण के पास 27 है, ट्राइटन, एरियल, मिरांडा, अम्ब्रियल। और मंगल के पास 2 है, फेबोस और डिमोस। और हमारे पृथ्वी के पास एक ही है, सबका प्यारा चंदा मामा, चंद्रमा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डिमोस। क्योंकि यहाँ पर जो डिमोस है वो मंगल के पास है। डिमोस किसका है? मंगल का। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा गैलीलियन बृहस्पति का नहीं है, तो मंगल नहीं है, सॉरी डिमोस नहीं है, क्योंकि डिमोस मंगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो सबको पता है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन को केटाबोलिक या अपचय प्रक्रिया कहा गया, और प्रकाश संश्लेषण को एनाबोलिक या संश्लेषणात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अपचयी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो प्लेसेंटा, माँ के खून से बच्चों का भोजन मिलता है, इसे गर्भनाल कहा गया। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, प्लेसेंटा। जब माँ के गर्भ से बच्चा इशू होता है तो प्लेसेंटा को ही काट कर अलग कर दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? देखिए, निगलने, उगलने, छींकने, खांसने, दिल की धड़कन, धक धक, श्वसन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, जितने भी हैं सभी मेडुला ऑब्लोगाटा किससे है संबंधित? मेडुला ऑब्लोगाटा से। इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। और अनुमस्तिष्क का जो कार्य है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेरेबेलम, जो शरीर को संतुलित रखता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर को संतुलित रखता है। और प्रम मस्तिष्क, जो अंग्रेजी में कहते हैं सेरेब्रम, जो याददाश्त रखता है, चिंता करता है, बानी बोली, शरीर के ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित रखता है। ये प्रम मस्तिष्क का कार्य है। इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है?
तो पैंक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय में कहाँ, तो आइसोलेट ऑफ लेंडलहेंस का बीटा कोशिका से, बीटा सेल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हृदय रोग है। तो इसमें आपको छांटना है। देखिए, मोतियाबिंद जो है वो आँख से होता है, सबको पता है। मिर्गी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिर्गी। और ट्यूमर जो है होल बॉडी, ट्यूमर किसे, होल बॉडी, ब्रेन ट्यूमर, लिवर ट्यूमर, खासकर ब्रेन से। अब बचा एंजीना पेंटोरिस, जो किससे संबंधित है, तो हार्ट से संबंधित है। ठीक है, ये हार्ट से संबंधित है, हृदय रोग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए गए जाने वाला गुप्त कोड क्या कहलाता है। तो उसे पासवर्ड कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मीठा भोजन, इसलिए बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट नहीं दिया जाता है, दांत खराब हो जाता है, क्योंकि टॉफ़ी में निकेल रहता है। क्या रहता है, निकेल, खराबी करेगा। और यदि टॉफ़ी खिलाएंगे बचपन में तो हो जाएगा डायबिटीज़ बचपन में। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। यही कारण है कि 14 नवंबर को एक तरफ बाल दिवस मनाया जाता है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, मीठा भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है। देखिए, इस क्वेश्चन को आपसे पूछे तो प्रत्येक एग्ज़ाम में बाईलिंगुअल एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश टर्म देखना होगा। इंग्लिश टर्म में प्यूरिफिकेशन पूछा है तो मारना है फेफड़ा, और यदि अल्ट्राफिकेशन पूछा है तो मारेंगे गुर्दा। क्या करना है, इंग्लिश टर्म को देखना है, क्योंकि दोनों का हिंदी जो है वो शुद्धिकरण ही होगा। ठीक है, तो लंग को फेफड़ा या फुसफुस कहा जाता है, यहाँ क्या होगा, प्यूरिफिकेशन। और किडनी जिसे वृक्क या गुर्दा कहा गया, यहाँ क्या होगा, अल्ट्राफिकेशन। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो है आंसर क्या होगा, तो जो सबसे पहले है वही इसका आंसर हो जाएगा, फेफड़ा। इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में, कैरोनी नदी। इसका आंसर है बी ऑप्शन, एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फल को तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है, तो किस तकनीकी से, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन से। इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तक संवर्धक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 305 फीट ऊंची लिबर्टी प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर के पार्श्व में स्थित है, जो निम्नलिखित की बनी है। देखिए, इस प्रतिमा को कहते हैं दोस्ती का प्रतिमा, और आप लोग गुलाब के लिए मरते हैं। यहाँ फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो 105 फीट ऊपर में है, तांबे का मूर्ति है, और बेसमेंट लगा देंगे तो 305 फीट का हो जाएगा, जिसे गिफ्ट कर दिया। कहा जाता है कि उस पर चढ़ने के लिए कई घुमेदार सीढ़ी भी हैं, और उसी के तर्ज पर अपने भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो उसे भी 3 गुना लंबाई का है, उसका भी 3 गुना लंबाई का है। वाह, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत का बिस्मार्क कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, तांबे से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है। तो चूने के पुताई से भी ज़्यादा चमक कैल्शियम कार्बोनेट का है। इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, तो यह 100% कृत्रिम रेशा है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि का निर्मित पॉलिस्टर है। इसका जो आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एसिड सामान्य रूप से बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड। कैसा, तनु या सांद्र, तो तनु दिया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब क्या हुआ, एसिड कम और पानी ज़्यादा, लेकिन कौन रहता, तो पानी कम एसिड ज़्यादा होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स, अरविंद घोष। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता
किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इनका यात्रा वृतांत रेहला था। क्या था? रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कब आया? 1333 में, जो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। और कहा जाता है कि 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। कहाँ भेजा था? चीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप किससे संबंध है? तो रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंध है। इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो मालविका साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है। इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वर्गों में से वह कौन सा मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है? देखिए, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ हुआ ऋणी वर्ग को, और ऋणी वर्ग को कहलाता है डेबिटर क्लास। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पीड़ित मतलब परेशान, तो ऋणदाता वर्ग, जिसे क्रेडिटर क्लास कहा जाता है, जिसे लेनदार कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बी ऑप्शन, लेनदार, उधार देने वाला। आज का लास्ट सवाल जो है वो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए, अपना गुरु कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया, और यह मौर्य वंश भारत का पहला अखिल भारतीय राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य बना। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।